हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स पढ़ेंगे, जिससे हमने क्लास 12th और जेईई और नीट के एग्जाम में जितनी भी केमिकल सिलेक्शन है उनको करना बहुत इजी हो जाता है। तो आओ डिस्कस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप अगर अच्छी तरीके से कर लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी हो जाएगी। टोटल ओवरऑल 13 रूल हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो मैंने अभी 6 लिखे हैं। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लें, नेक्स्ट आगे लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। आप सोच रहे हो कि कोई नई बात है, नहीं है, खैर पुरानी है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है कार्बन पर, तो पहला रूल हमने कार्बन पर ही दिया है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से क्या होगा, अटैच होगा, इसलिए कार्बन इज टेट्रावेलेंट। सेकंड क्या है, वन बॉन्ड मेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मीनिंग है कि जब कोई एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 की। क्या मीनिंग है, अगर ये कार्बन कार्बन एक सिंगल, दूसरा कार्बन कार्बन, तो अगर ये बॉन्ड बनी है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा और एक इस ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, जरा देखें। When one bond break, then 2 electron are free and then 2 monovalent species are attached. बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुने कि अगर मान लो कोई ये बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां हाइड्रोजन ही होगा या और कुछ भी हो सकता है, वो आप टेंशन ना लें। अगर मान लो ये बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो, ये अच्छी दो बना देते हैं, ये डबल बॉन्ड है। मान लो अगर ये बॉन्ड हमारी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होने से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। जैसे मान लो ये ब्रेक हो चुकी है, ये हट चुकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा। ध्यान से समझें, क्योंकि ये सब आगे जब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां आपको यूज कराऊंगा। तो ध्यान से देखें कि जब एक बॉन्ड ब्रेक होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बताओ, फ्री होते हैं। अब इस कार्बन की देखो वैलेंसी कितनी रहेगी, 3। फर्स्ट रूल हमारा ब्रेक हो गया। तो अब कार्बन टेट्रावेलेंट होने के लिए क्या लिखा है मैंने, देखो आगे पढ़ो, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, देन 2 मोनोवेलेंट स्पीसीज अटैच, या 2 मोनोवेलेंट अटैच। मोनोवेलेंट, मोनो मतलब सिंगल, वेलेंट मतलब वैलेंसी, यानी वो स्पीसीज जिसकी वैलेंसी 1 होगी, वो दोनों इस कार्बन से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो मान लो कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई भी हेलोजन जुड़ जाए, एक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 2 मोनोवेलेंट आर अटैच। ठीक, चलो सेकेंड रूल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें। When 2 monovalent species are released, then 1 bond is formed। देखिए बिल्कुल उल्टा है, जस्ट थर्ड वाले का अपोजिट है। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो ये 2 मोनोवेलेंट क्या हो, रिलीज हो जाए, ऐसा भी केस हो सकता है कहीं पर। तो मान लो ये 2 मोनोवेलेंट क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो बताओ दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फर्दर क्या होगी, बताओ, बची रहेगी। तो कहता है कि 2 मोनोवेलेंट स्पीसीज आर रिलीज, देन 1 बॉन्ड इज फॉर्म। जैसे ही वो 2 मोनोवेलेंट रिलीज हुए होंगे तो 2 वैलेंसी फ्री हुई होंगी और दोनों वैलेंसी मिलकर आपस में क्या बना लेंगी, ये बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब फर्दर डबल बॉन्ड हो जाएगी। ध्यान से समझे, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द कंपाउंड विच हैव द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब आप समझ चुके होंगे, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा क्लास 11th में। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, समझ जाओ आप। आर वेरी रिएक्टिव, द बॉन्ड ब्रेक इन द रिएक्शन। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव होते हैं तो रिएक्शन के, जब वो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो उनकी पाई बॉन्ड क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। पाई का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्लियर, इसमें कोई ज्यादा बात समझाने की है नहीं। 6 पॉइंट देखिए कि कार्बन हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। क्या मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड से अटैच होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड से अटैच होता है। इट मींस कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन के साथ 2 से, और नाइट्रोजन 3 से।
तो आप शायद कुछ समझ चुके होंगे, आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, समझ चुके होंगे। कहने का मेरा मीनिंग है कि देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3। इट मींस जिस एटम की जितनी वैलेंसी होती है वो एटम कार्बन से उतनी ही बॉन्ड से अटैच होता है। तो एक बार आप इन रूल्स को कॉपी कर लीजिए, आगे के रूल अभी मैं लिख रहा हूं। आओ डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट है हमारा, इफ वी अटैच द CS टू एनी कंपाउंड देन द नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कम। क्या मीनिंग है कि वैसे तो ये क्लास 10th का ही पॉइंट है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो, होमोलोगस सीरीज। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर मान लो कोई भी ग्रुप है, जैसे मान लो मीथेन है, अब मीथेन है तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, अगर हम कहें तो इसका सेकंड मेंबर क्या होगा, तो आप इसमें CS2 ऐड करिए। जैसे ही आप इसमें CS2 ऐड करोगे तो ये C2H6 आ जाएगा, डेट इज ईथेन। अगर मैं कहूँ इससे अगला मेंबर कौन होगा, तो फर्दर इसमें CS2 जोड़ दीजिए, तो आएगा आपका C3H8। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, फिर CS2 जोड़ोगे तो ब्यूटेन। क्लियर है ना। तो बस अगर हम CS2 ऐड करेंगे तो उस फैमिली का नेक्स्ट मेंबर हमको मिल जाएगा। जैसे आप मीथेनॉल की बात करो तो एल्कोहल फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है। अगर हम कहें इसका एल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको इसमें केवल CS2 ऐड करना है। जैसे इसमें CS2 ऐड करेंगे तो ये C2H5OH आ जाएगा, डेट इज इथेनॉल। मैं कहूँ इससे नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्दर आप CS2 जोड़ दीजिए, C3H7OH। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर हम CS2 ऐड करते हैं तो उस फैमिली का नेक्स्ट मेंबर हमको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 8th पॉइंट क्या कह रहा है, इफ टू अपोजिट आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम सो द रिएक्शन विल बी डन अगेन। क्या मीनिंग है कि अगर किसी रिएक्शन में दो अपोजिट आए, अब ये दो अपोजिट क्या होंगे इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इस पॉइंट को आप अभी छोड़ दीजिए, 9th पॉइंट को पढ़ लीजिए, तब हमें और अच्छा समझ में आएगा। 9th पॉइंट कह रहा है कि वी लर्न द मेथड पुट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द रिएक्शन। मैं इसको एक बार मार्क कर ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मैंने छोड़ रखा है, छोड़ा कुछ नहीं है, अभी समझाऊंगा। मैं 3 पॉइंट को एक साथ समझाऊंगा। तो 9th पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, वी लर्न द मेथड पुट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द केमिकल रिएक्शन। क्या कहना चाह रहा है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनको ऑर्गेनिक रिएक्शन में रखने का तरीका सीखो। क्या तरीका होगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मीथेनॉल और एसिडिक एसिड की आप रिएक्शन करा दो सॉरी तो आप कैसे रिएक्शन कराओगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये 9th रूल आपसे ये कहता है, तो आप इन दोनों की जब रिएक्शन करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी केमिकल रिएक्शन में आप करें तो हमेशा बड़ा कंपाउंड को पहले लिखें और बाद में छोटे को। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप पहले मीथेनॉल लिखोगे फर्दर एसिडिक एसिड लिखोगे तो रिएक्शन तो हो जाएगी, बट आपको करने में इसको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो आप हमेशा अगर ऐसी रिएक्शन करनी है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि एसिडिक एसिड फर्दर मीथेनॉल, तब हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ेंगे। अब ये रिएक्शन कैसे होगी ये हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, OH सर्च, OH इज सर्च बाई H। OH हमेशा H को सर्च करता है। देखिए इसी रिएक्शन में मैं अगर आपसे बात करूं तो अगर ये रिएक्शन आपको अगर करनी हो तो इस तरीके से कर लेंगे। अब OH यहाँ पे हमको दिख गया, अब ये OH इस मीथेनॉल के H को सर्च करेगा, तो इस रिएक्शन को थोड़ा पलट के लिख लीजिए, HO.CH3, और OH हमेशा H की तलाश करता है, सर्च करता है, और फाइनली आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जो बचा एज इट इज निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 9th पॉइंट भी कवर करा और 10th। 9th पॉइंट क्या कह रहा था कि आप बड़े कंपाउंड को पहले लिखिए छोटे को बाद में। तो बड़ा कौन था, एसिडिक एसिड, छोटा कौन था, मीथेनॉल, और रिएक्शन को हमने आगे प्रोसीड कर लिया। और 10th पॉइंट कह रहा है कि जहाँ भी OH आएगा वो हमेशा H को सर्च करेगा। तो देखो एसिडिक एसिड का हमने OH से मीथेनॉल के H को सर्च कर लिया। क्लियर। 11 पॉइंट क्या कह रहा है जरा देखो, ऑलवेज
राइट द नाइट्रिक एसिड एच HO.NO2। देखिए 11 पॉइंट क्या है कि जो HNO3 होता है, अगर आप केमिकल रिएक्शन में इसको HO.NO2 करके लिखोगे तो रिएक्शन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए इसमें हमको OH बाहर फिर मिल गया, ये OH किसी H से क्या होगा, कंबाइन करेगा और वाटर को एलिमिनेट कर देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा नाइट्रिक एसिड को आप HO.NO2 लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है 13 भी मैं बाद में कवर करूँगा। 14 पॉइंट्स को आप देख लीजिए। 14 पॉइंट्स क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि भाई केमिकल लब कि हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, इन सब का केमिकल एफिनिटी होता है किसके साथ, हैलोजन, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कैसे? HF, HCl, HBr, HI, NAF, NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, KBr, KI, इसी तरीके से सिल्वर के साथ AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के पास आएँ तो केमिकल लब करके ये मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम 8, 13, इन दो पॉइंट्स को मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। तो मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 8th पॉइंट कह रहा है कि इफ़ टू अपोजिट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम सो द रिएक्शन विल बी अगेन डन। और 13 पॉइंट कहता है द कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज 2H ग्रुप इज अनस्टेबल। क्या मीनिंग है? तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, तो हमेशा ध्यान दो जो 14 पॉइंट है ना हमारा केमिकल लब, ऐसा मान लो 95% केमिकल रिएक्शन इसी रूल पर होती हैं। तो आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करने जाओ तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वहाँ केमिकल लब तो नहीं हो रहा। हो रहा है, देखो मुझे दिख गया, ये Cl है और ये पोटेशियम है, ये एक दूसरे से क्या होंगे बताओ, कंबाइन हो जाएंगे। अब जरा यहाँ देखो तो यहाँ Cl कितने हैं 3 और पोटेशियम कितना है 1। तो यहाँ भी 3 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। एक Cl, एक Cl, एक Cl। क्लियर? मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लिया है। अब जरा KOH को आप 3 प्लेस पर लिख दो। तो बताओ ये केमिकल लब हुआ? जो बचा वो एज इट इज लिखना है आपको, कार्बन और ये 3 OH ग्रुप प्लस 3 KCl। अब जरा ध्यान दें, मैंने अभी आपको बोला है ये 13 पॉइंट देखिए, द कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या यदि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो वो अनस्टेबल होगा। यहाँ आप देखें यहाँ तो 3 है, तो ये क्या हो गया बताओ, अनस्टेबल। और जो कंपाउंड अनस्टेबल होता है उसको हम इस तरह की ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको आप आगे उठाएंगे क्योंकि ये अनस्टेबल है, ब्रेक होगा। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो लाइक दिस। और ये जैसे ही एलिमिनेट होगा तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर। देखो HCOOH, फॉर्मिक एसिड। क्लियर? चल, अब हमने एक बात और सीखी है, वो पॉइंट हमारा यही है। कौन सा? 8 पॉइंट देखिए। अब ये कह रहा है इफ़ 2 अपोजिट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम सो द रिएक्शन विल बी डन अगेन, कि अगर रिएक्शन में 2 अपोजिट होंगे तो रिएक्शन दोबारा होगी। अब भाई अपोजिट से मतलब क्या है, एसिड और बेस से। बताओ KOH क्या है, एक बेस है। और बताओ फॉर्मिक एसिड, नाम से पता चल रहा है ये क्या है, एसिड। तो एसिड और बेस जब 2 अपोजिट आएंगी तो रिएक्शन हमारी दोबारा होगी। और जब हम इन दोनों की रिएक्शन दोबारा करेंगे तो अपना 9 पॉइंट नहीं भूलें, बड़े कंपाउंड को ही पहले लिखना है। तो फॉर्मिक एसिड बड़ा है और KOH छोटा है, तो करेंगे
COOH और KOH को देखो मैं ज़रा थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ OH.K। अब देखो ये OH इसके H को सर्च करेगा और वाटर निकालेगा, और वैसे भी हम जानते हैं जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो वाटर ही निकलेगा। तो HCOOK दैट इज पोटेशियम फॉर्मेट प्लस वाटर। क्लियर? तो अगर मैं चाहूँ तो इस पूरी रिएक्शन को मैं टोटल भी कर सकता हूँ, पर टोटल करने से पहले एक बार हम ये सारे पॉइंट को समराइज़ कर लेते हैं। तो देखिए 7th पॉइंट कह रहा था कि आप जानते ही हैं कि इफ़ वी अटैच CS2, अगर हम CS2 किसी भी ग्रुप में ऐड करेंगे तो उस फैमिली का हमको नेक्स्ट मेंबर फाउंड हो जाएगा। 8th पॉइंट कह रहा है इफ़ टू अपोजिट प्रेजेंट इन द सिस्टम सो द रिएक्शन विल अगेन, कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एसिड और बेस आ जाएं तो वो रिएक्शन दोबारा होगी। 9 पॉइंट क्या है, वी लर्न द मेथड पुट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द केमिकल रिएक्शन। आप समझ ही गए हैं, हमेशा बड़े कंपाउंड को पहले लिखेंगे, छोटे को बाद में। और 10th पॉइंट क्या है, OS इज सर्च बाई H। OH हमेशा H को सर्च करता है और वाटर को एलिमिनेट कर देगा। 11 पॉइंट क्या है, ऑलवेज राइट द नाइट्रिक एसिड एस HO.NO2, कि नाइट्रिक एसिड को हमेशा आप कैसे लिखेंगे, HO.NO2, जिससे OH को हम सर्च कर लेंगे H से। ये आप अभी डिस्कस करा है। 13 पॉइंट, किसी भी कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, यहाँ तो 3 थे खैर, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और 14 पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल लव, दैट इज इस पार्टी के और इस पार्टी में क्या होता है, केमिकल लव होता है, इट इज केमिकल एफिनिटी होती है। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी क्या करें, यहीं पे मेरे 14 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ कि आप लोग अगर ये मेरे 14 रूल्स को अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करो और याद भी करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।